नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज की अपनी इस वीडियो में देखेंगे AIBE 17 का क्वेश्चन पेपर जो हमारा कंडक्ट हुआ है 5 फरवरी 2023 में। और जो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है ये है सीरीज सी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बना है हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1955 की धारा 12 संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए है दत्तक अभिभावक को अपनी संपत्ति का निपटान का अधिकार से। ऑप्शन बी है गोद लेने के प्रभाव से। ऑप्शन सी है दत्तक संबंधित दस्तावेजों के रूप में अनुमान। ऑप्शन डी है गोद लेने को रद्द करना। तो हमारा इसमें जो है वो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोद लेने के प्रभाव से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका यानी कि PIL के रूप में विचारणीय नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए पारिवारिक पेंशन। ऑप्शन बी दंगा पीड़ितों की याचिकाएं। ऑप्शन सी उपेक्षित बच्चे। ऑप्शन डी मकानदार किराएदार के मामले। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकानदार किराएदार के मामले। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति AN राय। ऑप्शन बी न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़। ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति RS पाठक। ऑप्शन डी है हमारा न्यायमूर्ति PN भगवती। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति PN भगवती। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए विधि के नियम का पुष्टिकरण। ऑप्शन बी है न्याय के प्रभावी पहुंच की सुविधा। ऑप्शन सी हमारा मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति। ऑप्शन डी हमारा ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया। तो ऑप्शन ए त्वरित न्याय का अधिकार। ऑप्शन बी स्वच्छ वातावरण का अधिकार। ऑप्शन सी निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, त्वरित न्याय का अधिकार। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ऑप्शन ए परमादेश याचिका। ऑप्शन बी उत्प्रेषण याचिका। ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा याचिका। ऑप्शन डी प्रतिषेध याचिका। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा याचिका। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है रीडर्स बनाम बोल्डविन का केस संबंधित है। तो ऑप्शन ए कॉरपोरेशन से। ऑप्शन बी प्राकृतिक न्याय से। ऑप्शन सी राज्य दायित्व से। ऑप्शन डी हमारा प्रत्यायोजित विधान से। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है हमारा प्राकृतिक न्याय से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ओडी अल्ट्रम पार्ट्रम का अर्थ है। तो ऑप्शन ए व्यक्ति को सुने जाने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऑप्शन बी है एक निर्णय प्राधिकरण को सकारण आदेश अवश्य देना चाहिए। ऑप्शन सी है कोई भी व्यक्ति अपने अभियोग में न्यायाधीश नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है किसी को भी न्यायालय से डरना चाहिए। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए जिसमें खालिस्तान है के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। ऑप्शन ए अधिवक्ता अधिनियम 1951। ऑप्शन बी अधिवक्ता अधिनियम 1954। ऑप्शन सी अधिवक्ता अधिनियम 1961। ऑप्शन डी अधिवक्ता अधिनियम 1964। तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिवक्ता अधिनियम 1961। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है। ऑप्शन ए मानसिक विकार। ऑप्शन बी संक्रामक रूप में यौन रोग। ऑप्शन सी है असाध्य विकर्चित। ऑप्शन डी हमारा 3 महीने से कम समय से अलग रहना। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 महीने से कम समय से अलग रहना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए विशेष विवाह अधिनियम 1955। ऑप्शन बी ईसाई विवाह विच्छेद अधिनियम 1872। ऑप्शन सी है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। ऑप्शन डी हमारा विशेष विवाह अधिनियम 1872। तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसाई विवाह अधिनियम 1872। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यतीत हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के खालिस्तान दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को अपील प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन ए 30। ऑप्शन बी है 45 और ऑप्शन सी है 60 दिन। ऑप्शन डी है 90 दिन। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 दिन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन करके और पारित करके किया जा सकता है। ऑप्शन ए साधारण प्रस्ताव। ऑप्शन बी विशेष प्रस्ताव। ऑप्शन सी बोर्ड प्रस्ताव। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विशेष प्रस्ताव। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है। तो ऑप्शन ए श्रम विधि से। ऑप्शन बी कंपनी विधि से। ऑप्शन सी बैंकिंग विधि से। ऑप्शन सी सेवा विधि से। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंपनी विधि से।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी को अपील निहित है? तो ऑप्शन ए धारा 4A, ऑप्शन बी है धारा 5A, ऑप्शन सी है धारा 6A, ऑप्शन डी है धारा 7A। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धारा 5A। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसमें है आर्टिकल 51A का बी, फिर हमारा ऑप्शन बी आर्टिकल 51A का जी, फिर ऑप्शन सी हमारा आर्टिकल 51A का जे, ऑप्शन डी हमारा आर्टिकल 51A का के। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्टिकल 51A का जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीरी ए जो नियंत्रक या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपीलियट ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण को एक अपील की। बाद में साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित सीरी ए में अपील कर सकते हैं। तो हमारे इसमें ऑप्शन है किसी भी जिला न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च प्राधिकरण में, ऑप्शन सी केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी है हमारा केवल उच्चतम न्यायालयों में। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केवल उच्च न्यायालय में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सीरी एक्स जो सीरी वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आश्रित है, आईटी अधिनियम के अंतर्गत माना जाएगा। तो ऑप्शन ए मध्यस्थ, ऑप्शन बी प्रवर्तक एजेंट, ऑप्शन सी हमारा प्राप्यकर्ता, ऑप्शन डी है मुख्यधारक। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राप्यकर्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, नियोक्ता द्वारा प्रमुखता पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ सके उस भाषा में होना चाहिए। तो ऑप्शन बी ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा में। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में तो घंटे से अधिक न हो। तो ऑप्शन ए 5 घंटे, ऑप्शन बी है 3 घंटे, ऑप्शन सी है 2 घंटे, ऑप्शन डी है 4 घंटे। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 घंटे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामलों में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? तो ऑप्शन ए प्रताप नारायण बनाम वाईपी राहेजा, ऑप्शन बी हमारा विक्रमादित्य बनाम श्रीमती जामिला खातून, ऑप्शन सी हमारा बाबूलाल जैन बनाम सुभाष जैन, ऑप्शन डी हमारा श्रीमती पी पंकजम बनाम बी चंद्रशेखर। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विक्रमादित्य बनाम श्रीमती जामिला खातून। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन ए है पहले है एफआईआर, फिर याचिका, फिर बीमा कंपनी को समन, फिर ऑप्शन बी है याचिका एफआईआर बीमा कंपनी को समन, ऑप्शन सी है बीमा कंपनी को समन, फिर याचिका, फिर एफआईआर। फिर हमारा इसमें हो जाएगा डी एफआईआर बीमा कंपनी को समन और याचिका। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए एफआईआर याचिका और फिर बीमा कंपनी को समन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ओबी जस ईबी आइडियम रेमीडियम यानी कि जहाँ क्षति है वहाँ उपचार है का सिद्धांत इसमें स्वीकृत हुआ। तो ऑप्शन ए विंटर बोटोन बनाम राइट, ऑप्शन बी हमारा चैंपमैन बनाम पिकर्सगिल, ऑप्शन सी हमारा एसबी बनाम वाइट, ऑप्शन डी हमारा रोलैंड बनाम फ्लेक्चर। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसबी बनाम वाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लौसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? ऑप्शन ए डैमनम साइन इंजूरिया, ऑप्शन बी हमारा इंजूरिया साइन डैमनम, ऑप्शन सी हमारा वोलेंटिन नॉन फिट इंजूरिया, ऑप्शन डी ओडी अल्ट्रम पार्टम। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए डैमनम साइन इंजूरिया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई रुपये से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है। ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन सी है हमारा 50 करोड़, ऑप्शन डी 100 करोड़। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 करोड़। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से
अपील को होती है? तो हमारा इसमें ऑप्शन ए राज्य आयोग को, ऑप्शन बी है उपभोक्ता प्राधिकरण को, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आयोग को, ऑप्शन डी हमारा उच्च न्यायालय को। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य आयोग। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है। ऑप्शन ए यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। ऑप्शन बी हमारा है यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 180 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। ऑप्शन सी हमारा यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 181 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। ऑप्शन डी यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 360 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। तो हमारा इसमें जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों की अवधि से भारत में है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री कपूर ने जनवरी 2021 में रुपये 80 लाख में एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने यह मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त रुपये 14 लाख पर कर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा? ऑप्शन ए पूंजी लाभ से आए, ऑप्शन बी मकान संपत्ति से आए, ऑप्शन सी व्यवसाय या पैसे से लाभ से प्राप्त आए, ऑप्शन डी अन्य स्रोतों से प्राप्त आए। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूंजी लाभ से आए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है कहलाता है। ऑप्शन ए अधिभोगी, ऑप्शन बी प्रबंधक निदेशक, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रबंधक। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिभोगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त को नियुक्त करना चाहिए। ऑप्शन ए सुरक्षा अधिकारी, ऑप्शन बी कल्याण अधिकारी, ऑप्शन सी विकास अधिकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरक्षा अधिकारी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वह जो एक समाचार पत्र का मालिक है पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। सी ने बी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय दीजिए। तो ऑप्शन ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन बी हमारा ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन सी हमारा ए सी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी का व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है नाम के अभिव्यक्त या निहित प्राधिकार के अंतर्गत कहलाएगा। तो ऑप्शन ए उप एजेंट, ऑप्शन बी प्रतिस्थापित एजेंट, ऑप्शन सी एजेंट, ऑप्शन डी उपाप्त एजेंट। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिस्थापित एजेंट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तभी डिग्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की स्वीकृति से को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। तो ऑप्शन ए अस्थायी, ऑप्शन बी चिरस्थायी, ऑप्शन सी अस्थायी और चिरस्थायी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चिरस्थायी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन ए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, ऑप्शन बी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ऑप्शन डी है हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, यह लेन देन कहलाता है। तो ऑप्शन ए सशर्त बंधक, ऑप्शन बी इंग्लिश बंधक, ऑप्शन सी हमारा सादा बंधक, ऑप्शन डी हमारा भोग बंधक। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोग बंधक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री मनजोत मैसर्स सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मैसर्स सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित
अंतर्राज्य आपूर्तियाँ की हैं? तो ऑप्शन ए दिल्ली कर योग्य आपूर्तियाँ रुपये 21 लाख। ऑप्शन डी है हमारा, फिर इसमें दूसरा पंजाब कर मुक्त आपूर्तियाँ 6 लाख। फिर तीसरा हमारा उत्तर प्रदेश कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियाँ प्रत्येक क्रमशः 3 लाख। और हमारा चौथा है फिर जम्मू और कश्मीर कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियाँ क्रमशः 8 लाख और 3 लाख। श्री मनजोत को जीएसटी के अंतर्गत किस राज्य में पंजीकरण लेने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी है दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी हमारा दिल्ली। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0%, 5%, 12%, 18% और 26%। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित परिक्राम्य लिखित नहीं है? तो ऑप्शन ए वचन पत्र, ऑप्शन बी विनिमय पत्र, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी बिलिंग रसीद। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिलिंग रसीद। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? तो ऑप्शन ए संघ के नौसेना, सैन्य, वायुसेना और सशस्त्र बलों से संबंधित सामरिक उद्देश्य हेतु। ऑप्शन दूसरा है हमारा इसमें जल एकत्रीकरण और जल संरक्षण संरचनाओं स्वच्छता की परियोजनाओं के लिए। फिर हमारा तीसरा है परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रोजेक्ट। फिर हमारा चौथा है खेल, स्वास्थ्य, देखभाल, प्रवासन, परिवहन या अंतरिक्ष कार्यक्रम की परियोजनाओं के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये जो है चारों ही ऑप्शन सही है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है के अलावा कोई भी व्यक्ति। तो ऑप्शन ए समुचित सरकार, ऑप्शन बी सरकारी कंपनी, ऑप्शन सी समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित या समुचित सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों का संघ या ट्रस्ट या सोसाइटी। तो ऑप्शन डी है फिर हमारा इसमें ये है सभी। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है सभी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि या फिर कौन से आईपीआर का के प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए कॉपीराइट पेटेंट, ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी है डिजाइन, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक संकेत। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऐतिहासिक संकेत। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया कि आवश्यक के साथ संविदा शून्य है? तो ऑप्शन ए कैरलील बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, ऑप्शन बी चिनैया बनाम रामैया, ऑप्शन सी मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष, ऑप्शन डी हमारा हार्वे बनाम पैसी। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। हमारा अगला क्वेश्चन, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से घोषणात्मक डिक्रियों के संबंध में सही है? तो ऑप्शन ए उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित है, ऑप्शन बी यह विवेकाधीन है, विवेकाधीन प्रकृति का है, ऑप्शन सी दोनों, फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए 51वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी है हमारा 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है हमारा 53वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी हमारा 54वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर
कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य या अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी है हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में समान नागरिक संहिता है। तो ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी सरकारी नीति, ऑप्शन डी संवैधानिक अधिकार। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उसका निश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों को न्यूनतम संख्या होगी। तो हमारा ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी 5। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी नागरिक, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी भारतीय। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्ति। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है। तो ऑप्शन ए नियम, ऑप्शन बी उपविधि, ऑप्शन सी रूढ़ि या प्रथा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि तीनों ही कानून है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुसूची 7, ऑप्शन बी अनुसूची 10, ऑप्शन सी अनुसूची 11, ऑप्शन डी अनुसूची 12। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूची 7। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 390, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 393। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 393। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की के बीच दिया गया है। तो ऑप्शन ए धारा 74 से 84, ऑप्शन बी धारा 96 से 106, ऑप्शन सी है धारा 107 से 120, ऑप्शन डी है धारा 141 से 160। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 96 से 106। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध सम्मति नहीं है। ऑप्शन ए यदि क्षति के भय या तथ्य की भ्रांति के अंतर्गत दी गई है, ऑप्शन बी यदि विकृत चित्त के व्यक्ति द्वारा दी गई है, ऑप्शन सी 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई है, ऑप्शन डी इन सभी। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, के अधीन यथा बंदित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध नहीं है। ऑप्शन ए धारा 300 के स्पष्टीकरण 3, ऑप्शन बी है धारा 299 का स्पष्टीकरण 3, ऑप्शन सी है धारा 301 का स्पष्टीकरण 3, ऑप्शन डी हमारा धारा 302 का स्पष्टीकरण 3। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धारा 299 का स्पष्टीकरण 3। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है। ऑप्शन ए असंज्ञेय और जमानती है, ऑप्शन बी संज्ञेय और जमानती है, ऑप्शन सी संज्ञेय और अजमानती है, ऑप्शन डी असंज्ञेय और अजमानती है। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञेय और अजमानती है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, ए अग्निशस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है।
और जेड से कहता है कि वह जेड पर फायर करेंगे यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है। ए किस लिए दोषी है? तो ऑप्शन ए सदोष परिरोध, ऑप्शन बी सदोष अवरोध, ऑप्शन सी दोनों परिरोध और सदोष अवरोध, तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदोष परिरोध। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत तर्क सौदे यानी कि प्ली बार्गिंग के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। तो ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 14 वर्ष। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 वर्ष। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि वह बालक द्वारा किया गया है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है। हमारा अगला क्वेश्चन, दंड दायित्व की दो आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए। तो ऑप्शन ए दोषी शरीर और अवैध कार्य, ऑप्शन बी दोषी आशय और गलत अभिप्राय, ऑप्शन सी दोषी मन और अवैध कार्य, ऑप्शन डी दोषी अभिप्राय और अवैध कार्य। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोषी मन और अवैध कार्य। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन ए धारा 61 से 90, ऑप्शन बी धारा 154 से 173, ऑप्शन सी है धारा 211 से 219, ऑप्शन डी है धारा 274 से 282। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 61 से 90। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन ए असंज्ञेय अपराध, ऑप्शन बी संज्ञेय अपराध, ऑप्शन सी जमानती अपराध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संज्ञेय अपराध। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, परिवाद पर संस्थित समन्वय विचारणवाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया है वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में। तो ऑप्शन ए अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा, ऑप्शन बी अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी, ऑप्शन सी वाद के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त उन्मुक्ति या दोष मुक्ति मिलेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं किया है, परिवादी के पास क्या विकल्प है। ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना, ऑप्शन बी निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी दोनों पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत करके दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। जो है ऑप्शन ए 15 वर्ष से कम आयु और 60 वर्ष से अधिक आयु, ऑप्शन बी है 18 वर्ष से कम आयु और 60 वर्ष से अधिक आयु, ऑप्शन सी है 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु, ऑप्शन डी है हमारा 18 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है, यह निम्नलिखित में से किस वाद में है। ऑप्शन ए ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी अरनेश कुमार के वाद में, ऑप्शन सी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, ऑप्शन डी सैलवी बनाम कर्नाटक राज्य। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। हमारा अगला क्वेश्चन, मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से सशक्त कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यह सभी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आदेश 38, ऑप्शन बी आदेश 39, ऑप्शन सी आदेश 40, ऑप्शन डी आदेश 41। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आदेश 39। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है, बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए बात जारी कर सकता है। ऑप्शन ए केवल अहमदाबाद में, ऑप्शन बी केवल दिल्ली में, ऑप्शन सी या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में, ऑप्शन डी भारत में कहीं पर भी। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी या तो अहमदाबाद या फिर दिल्ली में।
फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जोड़ी काटा यानी कि प्राण न्याय की संकल्पना से संबंधित है? तो ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 12, ऑप्शन डी धारा 13। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धारा 11। फिर अगला क्वेश्चन, श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड 10,000 रुपये के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त डिग्री के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी है। श्री वाई श्री ए के विरुद्ध अकेले 10,000 की आपत्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है, जिसमें संयुक्त आपत्ति निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री ए के लिए सही है? ऑप्शन ए श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आपत्ति के प्रति आपत्ति के रूप में मानेगा। ऑप्शन बी है श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आपत्ति को प्रति आपत्ति के रूप में नहीं मान सकता। ऑप्शन सी हमारा श्री ए आदेश 22 नियम 18 के अंतर्गत उसके संयुक्त आपत्ति को प्रति आपत्ति के रूप में नहीं मान सकता है। ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आपत्ति को प्रति आपत्ति के रूप में मानेगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, ए बी और सी संयुक्त हिंदू परिवार के दायभागी हैं। वे संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। सी को सम्मन दिया जाता है परंतु ए और बी को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता है और सभी के विरुद्ध एक पक्षीय डिग्री पारित की जाती है। ए और बी एक पक्षीय डिग्री को खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं। इनमें से विरुद्ध डिग्री खारिज की जाएगी। ऑप्शन ए केवल सी, ऑप्शन बी केवल ए एंड बी, ऑप्शन सी है ए बी और सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी और सी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ता यानी कि अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? ऑप्शन ए शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है, ऑप्शन बी मुकदमे से पीछे हटकर, ऑप्शन सी उसके समर्थन में आवेदन दर्ज करके, ऑप्शन डी उसके द्वारा जुर्माना भरकर। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी। तो हमारा पहला है, उस ग्राम नगर के जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है सहज रहस्य भाग में पढ़ी जाएगी। ऑप्शन हमारा इस फिर इसमें है दूसरा, उस ग्रह या निवास स्थान जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या इस नगर या गांव के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। और फिर हमारा तीसरा है, एक प्रति न्याय सदन के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। हमारा चौथा है, यदि न्यायालय उचित समझे तब उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में भी एक प्रति प्रकाशित किए जाने का निर्देश दे सकेगा जहाँ वह व्यक्ति सामान्यतः रहता है। तो इसमें हमें बताना है कौन कौन सा सही है। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए प्रथम अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर की जा सकती है, ऑप्शन बी द्वितीय अपील केवल विधि के सारभूत प्रश्न पर हो सकती है, ऑप्शन सी द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर हो सकती है, ऑप्शन डी प्रथम अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है या नहीं हो सकती है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में होनी चाहिए। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि के दोनों के प्रश्न पर हो सकती है। तो इसी एक कथन गलत है। जो सेकंड अपील है वो हमारी सिर्फ विधि के प्रश्न पर ही हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन, आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है। ऑप्शन ए हमारा शिकायत, ऑप्शन बी हमारा लिखित कथन, ऑप्शन सी हमारा शिकायत और लिखित कथन दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी शिकायत और लिखित कथन दोनों। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है? तो ऑप्शन है आदेश 20, ऑप्शन बी आदेश 21, ऑप्शन सी आदेश 22, ऑप्शन डी आदेश 23। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आदेश 22। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस्ट यानी कि सुसंगत तथ्य के सिद्धांत की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन है धारा 5, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 11। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धारा 6 रेस्ट से संबंधित है। यह हमारा अगला क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष की तरफ से स्वीकृति हो सकती है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में उपबंधित है? तो ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 21। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धारा 19।
फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य है। ऑप्शन बी, पुलिस ऑफिसर द्वारा प्राप्त साक्ष्य है। ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य है। ऑप्शन डी, प्राधिकरण द्वारा प्राप्त साक्ष्य है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? ऑप्शन ए, धातु की प्लेट या पत्थर पर लेख। ऑप्शन बी, एक मानचित्र या प्लान। ऑप्शन सी, व्यंग्य चित्र। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये जो सभी है ये सभी दस्तावेज हैं, ए, बी और सी तीनों। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन, दहेज मृत्यु के बारे में उदाहरणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? ऑप्शन ए, धारा 113 ए। ऑप्शन बी, धारा 113 बी। ऑप्शन सी, धारा 114 ए। ऑप्शन डी, धारा 114 बी। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, धारा 113 बी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए, मूल प्रतियों से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां जो प्रति और इन प्रतियों से तुलनाकृत प्रतियों की परिशुद्धता की स्वयं सुनिश्चितता देती हैं। फिर हमारा दूसरा, मूल प्रति से निर्मित या तुलनात्मक प्रतियां। ऑप्शन सी हमारा, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। ऑप्शन डी है, धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, धारा 22। ऑप्शन डी, बी, धारा 24। ऑप्शन सी, धारा 26। ऑप्शन डी, धारा 28। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 26। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रतिवादी उस पर समन की तामील की तारीख के दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान ऑर्डर 8 पेश कर सकता है। तो ऑप्शन ए, यानी कि ऑर्डर 8 के अंतर्गत पेश कर सकता है। तो ऑप्शन ए 15 दिन। ऑप्शन बी 30 दिन। ऑप्शन सी 60 दिन। ऑप्शन डी 45 दिन। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिन। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में द्वारा आबद्ध नहीं होगा। ऑप्शन ए, सिविल प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ऑप्शन डी है दोनों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों, सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, धारा 6। ऑप्शन बी, धारा 7। ऑप्शन सी, धारा 8। ऑप्शन डी, धारा 9। तो हमारा जो इसमें है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, धारा 7। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्यवाहियों को समाप्त किया जा सकता है? तो पहला है हमारा अंतिम विवाचन पंचाट। दूसरा है अंतरिम पंचाट। तीसरा है हमारा जहां पर मध्यस्थ प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश जारी किया हो। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा पहला भी और दूसरा भी। तो हमारी इस वजह से हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी, पहला और तीसरा इसमें सही है और दूसरा गलत है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। ये हमारा अगला क्वेश्चन, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्रवाई में मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय, तो ऑप्शन ए, सभी सदस्यों द्वारा लिया जाएगा। ऑप्शन बी, उसके सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाएगा। ऑप्शन सी, मुख्य मध्यस्थ द्वारा लिया जाएगा। ऑप्शन डी, उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेंडेंटेड लाइट यानी कि वादलंबित रहते भरण पोषण का प्रावधान में दिया गया। तो ऑप्शन ए, धारा 22 में। ऑप्शन बी, धारा 23 में। ऑप्शन सी, धारा 24 में। ऑप्शन डी, धारा 25। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 24 में। हमारा अगला क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम महिला तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल हो। ऑप्शन है 1 वर्ष। ऑप्शन बी है 2 वर्ष। ऑप्शन सी है धारा, ऑप्शन सी है 5 वर्ष। ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इससे संबंधित है? ऑप्शन ए, धारा 5। ऑप्शन बी, धारा 6। ऑप्शन सी, धारा 7। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 5।
फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? ऑप्शन ए द्विविवाह, ऑप्शन बी हमारा प्रतिष्ठित संबंधों की कोटि, ऑप्शन सी सैपिंड संबंध, ऑप्शन डी बाल विवाह। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बाल विवाह। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, सपिंड संबंध से तात्पर्य। ऑप्शन ए तीसरी पीढ़ी की माता सातवीं पीढ़ी के पिता, ऑप्शन बी तीसरी पीढ़ी की माता पांचवी पीढ़ी के पिता, ऑप्शन सी है तीसरी पीढ़ी की माता चौथी पीढ़ी के पिता, ऑप्शन डी है दूसरी पीढ़ी की माता और पांचवी पीढ़ी के पिता। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी तीसरी पीढ़ी की माता और पांचवी पीढ़ी के पिता। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है मुख्य परीक्षा में, ऑप्शन बी पुनः परीक्षा में, ऑप्शन सी प्रति परीक्षा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रति परीक्षा में। फिर है हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन, अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई संस्वीकृतियाँ, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृतियाँ, ऑप्शन सी न्यायाधीश के समक्ष की गई संस्वीकृतियाँ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्तियों को की गई संस्वीकृतियाँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों को आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।